90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुन रहे हैं आज का विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में अभिवादन स्वीकार कीजिए पूर्वा खले का। श्रोताओ, आज का कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं इस श्लोक के साथ। सुमुख चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रौ गजाननः वक्रतुंड शूर्पकर्णौ हेरंबः स्कंद पूर्वजः। श्रोताओं, संस्कृत के इस श्लोक में भारतीय संस्कृति के एक पूज्य देवता यानी श्री गणेश की स्तुति की गई है, जो एक वन्यजीव से भी संबंधित है, जिनकी सूंड है, धुएं का रंग है, बड़े और तीखे कान हैं और इनका एक बड़ा सा उदर यानी कि पेट है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं हाथी की। हाथी भारतीय संस्कृति, धर्म और इतिहास में सदियों से ये जीव गहराई से रचा बसा है। ये एक जंगली जानवर नहीं, बल्कि हमारी पहचान का एक हिस्सा है। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम हाथी की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात दरअसल ये है कि आज है विश्व हाथी दिवस, तो बात करना बेहद आवश्यक है ही। और हाथी पर सारी जानकारी समेटकर हमारे लिए एक बार स्टूडियो में फिर से उपस्थित हैं डॉक्टर सुदेश वाघमारे, जिन्हें लगभग 40 वर्ष तक राज्य वन सेवा में कार्य करने का अनुभव है और स्वयं वानिकी और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हैं। इन्होंने भोपाल के वनस्पति जगत पर अपने शोध प्रबंध भी किया है और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के उप संचालक भी रहे हैं और वर्तमान में स्टेट वाइल्ड बोर्ड के सदस्य हैं। सर, स्वागत है स्टूडियो में आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में पहला प्रश्न तो हमारा आपसे यही बनता है कि विश्व हाथी दिवस क्यों मनाया जाता है? आखिर इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, विश्व हाथी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले थाईलैंड में हुई। अच्छा। ये 2011 की बात है। 2011 में थाईलैंड के फोटोग्राफर्स, थाईलैंड के प्रकृति संरक्षण पर काम करने वाले व्यक्ति और कनाडा की एक महिला, इनने एक डॉक्यूमेंट्री हाथी के बारे में तैयार की कि विश्व में हाथियों की संख्या में कितनी कमी आ रही है और उनके अस्तित्व पर कितना घनघोर संकट है। तो वो बहुत संवेदनशील डॉक्यूमेंट्री थी, संवेदनशील फिल्म थी जी। उस फिल्म के बारे में साल भर चर्चा हुई और अंततः एक साल के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष हाथियों के संरक्षण के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाएगा। तो तब से 2012 से वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, तो सर प्रश्न फिर से यही उठता है कि हमको इनके संरक्षण की आवश्यकता क्या है? पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसमें चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सबका महत्वपूर्ण स्थान है। जी बिल्कुल। तो वो एक इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी। एक बात। मगर जो जंगल हैं, जो कि 40 करोड़ साल में विकसित हुए हैं, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, उसमें हाथी की इकोलॉजिकल भूमिका ये होती है कि जहाँ बहुत सघन जंगल हो जाता है और वहां पर नीचे अंकुरण नहीं हो पाता। अच्छा। तो हाथी क्या करता है कि उसके आच्छादन को, उसकी डेंसिटी को कम कर देता है ताकि सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच सके और ऐसी वनस्पति जो कि अंकुरित नहीं हो पा रही है वो अंकुरित होने लगे। एक बात। दूसरा इंडिकेटर होता है, हाथी वहीं जीवित रहेगा जो वन अपना त्रिस्तरीय होगा। माने वनों में वृक्ष होंगे, वृक्ष भी 3 प्रकार के होंगे, बड़े वृक्ष, मध्यम वृक्ष और छोटे वृक्ष। तो पहले वृक्ष होंगे, फिर झाड़ियां होंगी, फिर त्रिस्तरीय में नीचे हर्ष होंगी और घास होगी। तो जहां अच्छी घास होगी, जहां अच्छी झाड़ियां होंगी, जहां अच्छे वन हो, अच्छे जंगल होंगे, पत्ती होंगी, वहीं हाथी होगा। तो दूसरी बात, हाथी को पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी प्रतिदिन होती है 2 चीजों के लिए, एक तो पीने के लिए और दूसरा नहाने के लिए, दोनों में। तो जहां हाथी होता है वो इस बात का इंडिकेटर होता है कि वहां जंगल भी अच्छा है और पानी भी अच्छा है। तो हाथी की आवश्यकता इसलिए है कि वो एक बैलेंस बनाए हुए है इकोसिस्टम में।
इतना बड़ा प्राणी है सर ये, इसका भोजन और पानी भी जो है उसकी मात्रा भी बहुत बड़ी होती होगी। तो लगभग क्या मात्रा होती है सर इनका खाना और पीने की? देखिए, हाथी का ऐसा माना जाता है कि लगभग इसको प्रतिदिन हम्म 1.5 क्विंटल के लगभग 150 किलो खाद्यान्न चाहिए। अब उसमें क्या क्या शामिल है? जी। देखिए, उसमें जंगली फल शामिल है, उसमें फिर घास शामिल है, हम्म उसमें जो पैलेटेबल घास है वो शामिल है, फिर जी। इसके बाद पत्ते शामिल हैं, बहुत सारी वनस्पतियों के जो पत्ते हैं वो खाना पसंद करता है। जी। ये इसके 3 मुख्य आहार, फूल भी खाता है कई वनस्पतियों के। हम्म ये इसके 3 मुख्य आहार हैं हम्म ठोस के रूप में, जो ये खाना पसंद करता है। जी। जो पालतू हाथी होते हैं उनका आहार थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा। वो इसी मात्रा में उनको गेहूं और मिश्रित विभिन्न प्रकार की, चना भी शामिल है जिसमें चावल भी शामिल है, उस प्रकार का अन्न होता है। मगर एक वयस्क हाथी की डाइट लगभग 150 किलो के आसपास होती है। अच्छा, और जो पानी है वो? देखिए, पानी को उसको 2 तरह से आवश्यकता होती है। एक तो पानी पीने के लिए हुई जी। चाहिए उसको, उसकी खाल बहुत मोटी होती है, हम्म लगभग 2.5 सेंटीमीटर मोटी खाल होती है। अच्छा। क्योंकि उसका रंग थोड़ा भूरा काला होता है, इसलिए वो गर्मी का एब्जॉर्प्शन करती है। तो अच्छा। हाथी 2 काम के लिए पानी हम्म की अपने ऊपर बौछार करता है। जी। एक तो जो कीटाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, हाँ। उनसे जी। सुरक्षा के लिए अपने शरीर को। दूसरा, गर्मी का अपना टेम्परेचर शरीर का मेंटेन करने के लिए जी। पानी का शावर लेता है। तो एक वयस्क हाथी को लगभग आप ऐसा मान के चलिए कि 5000 लीटर पानी विभिन्न कामों के लिए, जिसमें उसका पीना भी शामिल है, शामिल है। एक चीज जो है सारे जानवरों से हाथी को अलग करती है वो है उसकी सूंड। तो सर इसकी सूंड के बारे में कुछ बताइए। सूंड क्या है? होंठ है इसका, कुछ इसे की नाक से तुलना करते हैं, कुछ इसको होंठ बोलते हैं। तो ये क्या है, इसका कौन सा अंग है ये सर? ये तो प्रकृति ने उसको बना दिया है। और आपको बताएं, सूंड जो है उसकी मुख्य रूप से एक सक्शन पाइप है, जैसा हमारा ये वॉशिंग मशीन होती है। जी जी। हम सक करते हैं किसी चीज को, इसी तरह से हाथी एक बार अपनी सूंड में जी लगभग 8 लीटर पानी हाँ रख सकता है। क्या बात है ना? और सूंड से लोग समझते हैं कि पानी पीता है, नहीं। सूंड में पानी भरता है और पानी फिर अपने मुंह में डालता है। जी जी। तो सूंड पानी पीने का साधन नहीं है। हाँ। एक तरह से वो उसका सक्शन पाइप है। जी। प्लस अब देखिए, प्रकृति ने उसको बनाया है, वो कहाँ जाएगा शावर लेने के लिए? तो एक्चुअली शावरिंग इंस्ट्रूमेंट भी है कि वो अपने ऊपर शावर करता है। इसके अलावा हाथी एक बड़ा जानवर है, उसका शरीर बड़ा होता है। तो जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे, बहुत सी प्रकार की मक्खी हैं, बहुत से छोटे मोटे रेप्टाइल, बहुत से इंसेक्ट्स उसके बड़े शरीर से चिपकते हैं। उन सबको ऊंट अपनी लहरा कर अपनी सूंड को निकालता रहता है। जी। एक बात और आपको बता दूं, यही बता देता हूं मैं आपको, कि हमारे हाथी में, यानी जो एशियाटिक हाथी है जो कहलाता है, और अफ्रीकन हाथी, उनमें मूलभूत अंतर एक ये भी होता है कि हमारे हाथी के अग्रभाग पे सूंड के एक छोटा सा लिप होता है ना? जी। ओस्ट होता है, ओंठ होता है, जो अफ्रीकन हाथी में नहीं पाया जाता। जी सर, मेरा अगला प्रश्न यही था कि हाथियों की कितनी प्रजातियां होती हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है पूरे दुनिया में? मोटे तौर पे तो अफ्रीकन हाथी और एशियन हाथी, 2 तरह के हाथी होते हैं। अफ्रीकन हाथी हमारे हाथी से आकार में बड़ा होता है, हमारा हाथी थोड़ा छोटा होता है। जी। मगर अफ्रीकन हाथी को भी 2 भागों में बांटा है उनने। अच्छा। एक अफ्रीका का वाइल्ड में पाया जाने वाला हाथी, दूसरा हाथी जो अफ्रीकन सवानाज में, मतलब ग्रासलैंड में पाया जाता है। अच्छा, यानी घास में पाया जाना। ग्रास पे डिपेंड करता है, सवाना बोलते हैं। ओके। तो एक हो गया उनका फॉरेस्ट वाला हाथी, दूसरा हो गया सवाना वाला हाथी। और हमारा जो एशिया में पाया जाता है, इसको कहते हैं एशियाटिक एलिफेंट, ये एशियन हाथी। तो आप 2 तरह की प्रजातियां माने, मुख्यतः अफ्रीकन हाथी और एशियाटिक हाथी। अफ्रीकन में 2 चीजों का अंतर कर ले, थोड़ा सा अंतर होता है उनमें। एक जंगल में पाया जाने वाला है, एक सवाना में पाया जाने वाला है। तो सर, हम जब एशियाटिक और अफ्रीकन हाथी की बात करते हैं तो क्या हम उनको देखकर पहचान सकते हैं? यदि हमारे सामने ये दोनों हाथी खड़े होंगे तो हम पहचान सकते हैं कि ये अफ्रीकन है और ये एशियाटिक है? आपने बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा है जी। एक तो मैंने आपको ओंठ बताए, जी, है ना? दूसरा आकार। यदि दोनों खड़े हैं सामने तो आप हमारा भारतीय हाथी जो है, एशियाटिक हाथी जो है, छोटा दिखाई देगा। अच्छा। और अफ्रीकन हाथी बड़ा दिखाई देगा। मगर जो मुख्य अंतर है, जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बताते हैं वैज्ञानिक और तमाम वन्य प्राणी विशेषज्ञ, कि जो कान जो है, अफ्रीकन हाथी के कान अफ्रीका के नक्शे की तरह होते हैं और भारतीय हाथी के कान भारत के नक्शे की तरह होते हैं। अच्छा, क्या तो ये पहचानने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका, यदि आप उसके कान के आकार पे ध्यान देंगे तो उससे पहचानना बड़ा रोचक होता है। जब हम इनको देखते हैं तो ये भी अंतर दिखाई देता है कि इनके जो टस्क हैं, या जो जिनको दांत बोलते हैं, हाथी के दांत हैं, वो अफ्रीकी जो हाथी हैं उनके ज्यादा बड़े होते हैं।
देखिए, मैंने आपसे कहा कि वो आकार में बड़ा हाथी है, तो स्वाभाविक है कि टस्क जो है, देखिए टस्क 2 साल के बाद से आना शुरू हो जाते हैं, और टस्क की एक विशेषता होती है जो कम लोगों को ज्ञात होती है, जो हाथी के संपर्क में रहते हैं, महावत हैं और वे दूसरे लोग हैं, वो उनको मालूम होता है हाथी के जो टस्क हैं वो जीवन भर बढ़ते रहते हैं। अच्छा। जब तक उसकी आयु पूरी नहीं हो जाएगी, उसके टस्क में प्रतिदिन, प्रति क्षण, प्रतिपल वृद्धि होती रहती है। अच्छा। ये टस्क की विशेषता है। और निश्चित रूप से मैंने आपसे कहा कि उसका आकार बड़ा है, तो अफ्रीकन हाथी का थोड़ा टस्क बड़ा होगा, इंडियन हाथी का टस्क तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। अब ये हाथी दांतों की बड़ी परंपरा चली आ रही है, माने आप हमारे शास्त्रों में, हमारे फिर पुराणों में, फिर हमारे यहाँ आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं ने, फिर मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने हाथी दांत से का एक तरह से चीजें बना कर रखना, हाथी दांत के छोटे छोटे आभूषण रखने के लिए उसकी पेटी बनाई जाती थी, हाथी दांत की मूर्तियां बनाई जाती थी, हाथी दांत के कंगन बनाए जाते थे, हाथी दांत की गले में पहनने वाली सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जाती थी। एक जमाना था जब हाथी दांत को लेके बहुत सारा, क्या कहें हम, ऐसा विश्वास था हाथी दांत का कि बहुत महंगी चीज है, दुर्लभ चीज है, हाथी को बड़ा कष्ट होता है हाथी दांत यदि उसके निकाले हाँ सर, मेरा यही प्रश्न था कि जैसे जीवित हाथी का आप यदि दांत काटते हैं, तो जैसे दांत जो है मूलतः माना जाता है कि निर्जीव चीज है, उसमें मतलब दर्द अलग हो गया तो वो एक हड्डी का एक वो टुकड़ा है समझ लीजिए, तो क्या हाथी के साथ भी यही है? नहीं, जैसा हमारा दांत को यदि उखाड़ा जाए तो जो दर्द होगा उसी तरह का दर्द हाथी को भी होगा, क्योंकि जो उस हाथी के दांत को नॉरिश करने के लिए तंत्रिका तंत्र और रुधिर तंत्रिका तंत्र और संवेदी तंत्रिका तंत्र दोनों उससे जुड़े रहते हैं। तो हाथी को कष्ट होता है उसके दांत निकालने में, और ऐसा नहीं होता कि फिर वो बढ़ने लगे, एक बार आपने निकाल लिया तो फिर से निकल आएगा, तो फिर से उसकी वृद्धि होने लगेगी। तो हाथी दांत की तस्करी पर पूर्णतः प्रतिबंध है। अब हाथी दांत का कोई भी व्यापार नहीं होता है, क्योंकि जो जिससे च्यू करता है वो दांत अंदर की तरफ, वो उसका स्थान जो मसूड़े होते हैं वो अंदर की तरफ होता है, और ये उसका शोई आर्गन है, प्रकृति ने दिया है उसको एक। हो सकता है ये उसके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए हो, क्योंकि उसको प्रकृति ने नाखून नहीं दिए हैं, उसको और ऐसी चीजें नहीं दी हैं जिससे वो अपना प्रोटेक्शन कर रखे। तो प्रकृति एक या दूसरा वन्य प्राणी उसके दांतों को देख के डरे, भयभीत हो जाए आकार के कारण। ये आकार से उसकी सुरक्षा है। जी सर, जब बात दांतों की चल रही है, तो जिन दांतों से वो खाता है, जिनको हम मोलर टीथ बोलते हैं, कहा जाता है कि इसके केवल 6 ही सेट होते हैं उसके, वो आजीवन 6 सेट में उसको अपना काम चलाना रहता है, तो क्या ये सत्य है? हाँ जी, आपने जो कहा इसके कि मोलर से ही वो काम करता है जी। ऐसा और भी प्राणियों में होता है। एक्चुअली एक हमारे जो टीथ होते हैं, हम सामान्यतया मेमल्स में भी और दूसरे वन्य प्राणियों में भी, टाइगर में भी, एक हमारे दांत होते हैं काटने वाले, इंसीजर्स जी। तो वो इंसीजर, क्योंकि उसको इंसीजर नहीं करना है, वो इतना शक्तिशाली है कि वो जिस चीज को तोड़ना चाहेगा तोड़ लेगा। चबाना है, उसको चबाने की आवश्यकता है। वो आप अभी जब सूंड के बारे में कह रहे थे तो मैं आपको ये बताना भूल गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हाथी की सूंड के बारे में कहा जाता है। हाँ जी। कि हाथी के सूंड में लगभग 1.5 लाख मांसपेशियां होती हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सकिंग ये सब कर पाता है। तो ये एक हाथी के बारे में महत्वपूर्ण उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, यानी उसका शरीर का इतना बड़ा अंग है लेकिन उसमें एक भी हड्डी नहीं है। हड्डी नहीं है जी। अब एक चीज और ये आती है सर कि ये तो पूरी तरह से शाकाहारी प्राणी है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये भी नोट करिए जी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी है। हाँ जी जी। समुद्र में वेल वगैरह हो सकती हैं बड़ी उससे जी, मगर पृथ्वी पर जो पाया जाता है सबसे बड़ा मैमल है, इससे बड़ा कोई हाथी कोई चीज नहीं है। एक स्तनधारी जीव जो है सबसे बड़ा वो हाथी ही होता है। बिल्कुल। तो सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हम लोग कहते हैं आइस एज जो हुई थी, उसमें एक मैमथ नाम का प्राणी था, क्या मैमथ का हाथी से कोई संबंध है? अब वैज्ञानिक कहते हैं कि मैमथ उसी समय समाप्त हो गए जी, ऐसा कहना है वैज्ञानिकों का। इसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च पेपर चलते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के मतभेद चलते रहते हैं जी। मगर अब ऐसा कहा जाता है कि मैमथ से ही हाथी का विकास हुआ। आप देखेंगे हमारे धर्म में इंद्र का जो हाथी है उसका नाम है एरावत जी, है ना। एरावत हाथी का चलता रहता है कि एरावत था, वो भी मैमथ था एरावत, है ना। ऐसे जोड़ते हैं। अभी हमारे समय में कंटेम्प्रेरी एक हाथी हुआ है जो जिसका आकार बहुत बड़ा, जंबो नाम जी, है ना। वो जंबो हाथी जो है वो हमारे भारत में तो वो नहीं आया, मगर बाकी देशों में जंबो हाथी के बारे में, सूडान का हाथी था ये जी जी। इसकी जो विशेषता थी कि कहा जाता था कि ये आकार में, फिजिक में जी विश्व का सबसे बड़ा हाथी है। तो सर अब एक बात पे आते हैं हम कि हमारा जो ये हाथी है उसको हम विरासत पशु भी बोलते हैं।
जी। तो इसे विरासत पशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बरसों से हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे धर्म से इसको हम जोड़ते चले आए। तो इसके बारे में आप प्रकाश डालिए। देखिए, विरासत तो हम इसलिए कहते हैं, दो कारणों से करते हैं कि एक हाथी जब से मानव का विकास हुआ है और प्रकृति का विकास हुआ है, हम करोड़ों साल पुराने इतिहास में भी जाते हैं, जी। तो हाथी पाया जाता रहा है। एक बात। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि विश्व में पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा जी। एनिमल है। नंबर तीसरा है कि ये हिंसक प्राणी नहीं होता जी। जब तक कि इसको सताया नहीं जाए। हाँ, बेहद शांत जीव है। बेहद शांत जीव है। तो जी। ना केवल भारत में, ना केवल एशिया में, बल्कि जहाँ जहाँ भी हाथी पाए जाते हैं उनको बड़ा पूज्य दर्जा दिया गया है। जी। क्योंकि ऐसा एक एनिमल है जिसका, जो हमारी संस्कृति से, हमारी कला से, हमारी धरोहर से, जी। हमारी जीवनचर्या से, हमारे धर्म ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। और आदिकाल से वर्णन, आप जो भी कोई भी ग्रंथ देखेंगे, कोई भी पुराण देखेंगे, तो हाथी का वर्णन आया है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से न केवल भारत के लिए, न केवल एशिया के लिए, बल्कि पूरे विश्व में इसको हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त है। जी। तो सर, जैसा आपने कहा कि पूरे विश्व में हाथी थे, भारत में भी सब जगह हाथी थे, तो इनके कम होने का क्या कारण है? अब हम इस पर आते हैं। देखिए, जो वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि हाथी के कम होने के कारण, सबसे पहला कारण है कि उसका हैबिटेट लॉस होना। जी। है ना, माने जो उसका प्राकृतिक आवास है उसमें कमी आ गई। जी। और प्राकृतिक आवास के बारे में जैसे हमने थोड़ी सी चर्चा शुरुआत में की थी कि प्राकृतिक आवास क्या होता है, उसका ऐसा जंगल जो त्रिस्तरीय हो, पर्याप्त मात्रा में जिसमें पत्ते हों, पर्याप्त मात्रा में फल हो, पर्याप्त मात्रा में फूल हो, पर्याप्त मात्रा में घास हो, ये उसका आहार है। यदि वो मिलेगा उसको, हाथी वहां पर रह जाएगा। आहार के बाद दूसरी बात आती है पानी। तो पानी का उसको यदि स्रोत है, अच्छा जंगल है, कोई भी जंगल यदि अच्छा जंगल है तो पानी वहां पे मिल जाएगा। जी। तो दो चीजें हुई। और तीसरी होती है सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन, कि हाथी को प्रोटेक्शन किस प्रकार का मिल रहा है। अच्छा। दो कारणों से हाथी को हमारे इतिहास में पकड़ा गया। एक तो वो युद्ध में काम आता था। युद्ध में जहाँ हाथी निकल जाता था तो लोग कहते थे कि वो 50 घोड़े के बराबर काम करता है। या जिधर हाथी को मोड़ देते थे उस तरफ खलबली मच जाया करती थी। तो हाथी एक तो इस काम आता था। दूसरा, जब लोगों को ये समझ में आया कि इसके हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के आभूषण, विभिन्न प्रकार की महंगी चीजें, विभिन्न प्रकार की ऐसी वस्तुएं जो मार्केट में महंगी बिकती बनाए जा सकते हैं, तो फिर तस्करी शुरू हुई उसके हाथी दांतों की। तो ये दो कारण है, हैबिटेट का समाप्त होना नंबर 1, और नंबर 2 हाथी के लिए तस्करी शुरू होना। अभी वर्तमान में एक और कारण हम उसमें जोड़ सकते हैं। यदि हाथी हैबिटेट उसका लॉस हो रहा है तो उसको प्रकृति ने ये छठी इंद्री उसको दी है कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ जंगल है, तो वो जाना चाहता है, मगर उसके लिए कॉरिडोर चाहिए, है ना। कॉरिडोर का मतलब अपन समझाएं इसको तो गलियारा चाहिए। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक गलियारे की आवश्यकता पड़ती है, एक रास्ता चाहिए। वो रास्ते भी खत्म हो गए। तो एक जगह कन्फाइंड होकर रह गया। तो हाथी की जनसंख्या कम होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि उसका, देखिए अभी जो अफ्रीकन हाथी है उनका पिछले 1 दशक में 80% हाथी खत्म हो गए। भारत में भी लगभग प्रतिशत यही का ये है कि लगभग हो गया। 2018 की गणना बताती है कि हाथियों की संख्या थी लगभग 29,500 भारत में, भारत का बता रहा हूँ। आज ये संख्या ठहरती है 22,500 के आसपास। और इसमें जंगली हाथी, अधिकांश हाथी जंगली है, जो जंगल में निवास करते हैं। तो देखिए, जनसंख्या कम होती जा रही है, मगर ये अफ्रीकन हाथी की तुलना में हमारे यहाँ कम से कम अभी ठीक स्थिति है। अच्छा। ये कह सकती है। तो अब बात आती है कि हम संरक्षण के प्रयास तो इनके कर रहे हैं, तो हमारे देश में किस तरह का प्रयास हो रहा है सर? हमारे देश में भी और विशेष रूप से हमारे मध्य प्रदेश में भी। देखिए, एक मध्य प्रदेश में आप यदि कहें तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए हाथी सभी राष्ट्रीय उद्यानों में हाथी रखते हैं। जहाँ नहीं होते वहाँ लाने का प्रयास किया जाता है। और हर हाथी के साथ चारा कटर भी होता है जो चारा काट के उनको चारा खिलाता है। अच्छा। इसके अलावा दूसरा जो माइनर और मेजर चीजें मिनरल्स के रूप में उनको अच्छी डाइट दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में जो हाथी हैं वो मुख्यतया पेट्रोलिंग के लिए, यानी गश्ती करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में रखे गए हाथी है। मगर एक और शुभ समाचार है, जो हमारे पास बड़ा समृद्ध जंगल है। आप जैसा हमारा मध्य प्रदेश का जंगल, हम मानते हैं 33% हमारे यहाँ जंगल है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो 33%
जंगल है वो हाथियों को आकर्षित करता है। तो अभी भी छत्तीसगढ़ का हाथी, उड़ीसा का हाथी, बिहार का हाथी यदि कॉरिडोर मिल जाता है तो मध्य प्रदेश में आ जाता है। और सैकड़ों की संख्या में अभी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी बहुत ही सुखपूर्वक रह रहे हैं। माने मनुष्य भी रह रहा है, हाथी भी रह रहे हैं, और बहुत कम ऐसी घटना है जिसको हम मानव वन्य प्राणी द्वंद्व के रूप में रेखांकित कर सकते हैं। उसमें भी मानव की गलती ज्यादा है, हाथी की गलती कम है। तो ये तो मध्य प्रदेश का सीनेरियो है। मगर पूरे जो भारत का सीनेरियो आप देखें तो हमारे यहाँ 33 एलिफेंट रिजर्व है। अच्छा। ये एलिफेंट रिजर्व मुख्यतया हमारे दक्षिण भारत में है, कुछ हमारे इसमें भी है, झारखंड में, बिहार में, यहाँ पर भी है, मगर मुख्यतः दक्षिण भारत में है। और ये 33 एलिफेंट रिजर्व 80,778 स्क्वायर किलोमीटर में बने हुए हैं। अच्छा। 14 राज्य, जैसे मैंने इनके नाम लिए, असम भी शामिल है, नागालैंड भी शामिल है, ये ऐसे राज्य हैं। तो जो हाथी का जो रिजर्व है, हाथी का संरक्षण क्षेत्र है, सबसे छोटा वो है सिंगफान में, यानी नागालैंड में। इसके अलावा लेमरू में छत्तीसगढ़ में अभी एक बना है, एक अगस्तमलाई तमिलनाडु में भी है, अच्छा। कर्नाटक में है, काजीरंगा में है, मयूरगंज में है, शिवालिक में बनाए गए हैं, महानदी है उड़ीसा वाली, वहां बनाए गए हैं। तो एलिफेंट संरक्षण पे अतिशयोक्ति नहीं है कि जितने संसाधन उपलब्ध हैं, जितना तरीका उपलब्ध है, जो वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध है, और जितना हैबिटेट बना हो है, उसमें अच्छा काम किया जा रहा है कंजर्वेशन। तो सर, आपको तो जंगलों का इतना वृहद अनुभव है, तो आपको कोई यदि इनसे संबंधित कोई घटना हो जो रिजर्व से रिलेटेड, यदि आपके पास कोई संस्मरण हो तो बताइए। देखिए, एक तो मेरा प्रशिक्षण का ही अनुभव है। ये मैं प्रशिक्षण ले रहा था तो देहरादून के पास फॉरेस्ट कॉलेज का, आप कहें कि वहाँ का प्रोडक्ट हूँ, तो एशिया का सबसे अच्छा फॉरेस्ट्री का संस्थान है। मैंने वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह एक जगह है सत्यनारायण, तो एक बार हम लोग गए थे वहाँ पे, तो वहाँ हाथियों के प्रत्यक्ष दर्शन हम लोगों को काफी देर तक हुए थे। मगर मैं जो दूसरी घटना मध्य प्रदेश से संबंधित आपको बता रहा हूँ, वो घटना ऐसी है। देखिए, किसी भी एनिमल का बिहेवियर हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जी। तो वो प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर सकते कि वो क्या बिहेव करेगा, मगर हाथी को ऐसा माना जाता है कि हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो हाथी की स्मृति, कहते हैं फ्रंटल लोब उसका बहुत सक्रिय होता है, वो 20 तरह की चीजें पहचान सकता है। अच्छा। हमसे कई गुना अधिक सुन सकता है, और ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करता है कम्युनिकेशन के लिए जो हम लोग नहीं सुन सकते। अच्छा। हाथी आपस में ऐसी ध्वनियां निकालते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि मानव के कान उन फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकते। अच्छा। मगर हाथी आपस में जो संवाद कर रहे हैं वो एक दूसरे से सुन सकते हैं। तो आपने घटना की बात बताई, तो मैं आपको बताता हूँ कान्हा टाइगर रिजर्व की एक घटना है जी। अभी आप मान सकती हैं कि ताजी घटना है, अभी के इसी दशक की घटना है। एक डॉक्टर साहब थे, वन्य प्राणियों का उपचार करने में काफी निपुण थे, वहां पे पदस्थ थे। तो वो हाथी का भी उपचार करते थे। हाथी को भी जो डिफरेंट कोई चीज हो जाती है, मान लीजिए, तो उसको अलग प्रकार के इंजेक्शन देना, ऐसी चीजें खिलाना जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इस सब को काम करते थे वो। तो कभी उनने उसको कोई छोटा मोटा घाव हुआ होगा तो बांध के रस्सी वस्सी से बांधवा के, जंजीरों से बांध के उपचार भी किया होगा जी। बात आई गई होगी, 2 साल हो गए कभी उनने उपचार किया होगा। एक दिन वो उस हाथी को चिप लगाने के लिए, हाथी का एक अपन माइक्रो चिप लगा देते हैं जिससे उसके मूवमेंट का पता रहता है। अच्छा जी। तो चिप लगाने के लिए गए हुए थे, वो हाथी के पास पहुंचे, अचानक हाथी वो एग्रेसिव हो गया, महावत के रहते हुए भी जी। ऐसा 99% केस में हाथी महावत को फॉलो करते हैं, जो महावत कहता है, मगर वो एकदम उग्र हो गया। उसने सूंड से उन डॉक्टर साहब को, जो वेटनरी डॉक्टर थे, वन्य प्राणी पशु चिकित्सक थे वो, उनने उसको उठाया और हवा में उछाल दिया। डॉक्टर साहब हवा में उछल के और एक संकरी सी नाली में फंस गए। अब आप देखिए, उतने से संतुष्ट नहीं हुआ, वो हाथी उस नाली के पास गया और उस नाली को पैर से रोंदना चाहा उसने, माने उनको आघात पहुंचाना चाहा पैर से। वो तो डॉक्टर साहब का भाग्य अच्छा था कि जिस नाली में वो गिरे वो हाथी के पैर से कम चौड़ी थी जी, वहां तक पैर पहुंचना, तो ऊपर से वार करता रहा जी। उनको कोई आघात नहीं पहुंचा, नहीं तो उनकी जीवन लीला उसी दिन समाप्त हो जाती। जंगल में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं जहां महावत पे भी आक्रमण कर देता है हाथी। तो न केवल हाथी, वो जो कहा गया है कि हम किसी को भी नहीं सताएं, क्यों हाथी की बातें नहीं करें, किसी को भी नहीं सताएं। जिस भी दिन उसका सक्षम दिन
आएगा वो आपसे बदला लेगा। तो किसी को भी नहीं सताएं, प्रेम भाव से रहें। हाँ जी, तो ये एक उदाहरण ये हो गया कि हाथी की याददाश्त बेहद तेज होती है। और घ्राण शक्ति भी सर मैंने सुना है कि ये दूर से पानी को भी सूंघ लेते हैं, यदि उन्हें पानी और मतलब भोजन भी। निश्चित रूप से जी, मैंने कहा ना, सिक्स सेंस, जैसे हमारी छठी इंद्री होती है, हम पहचान जाते हैं कि कौन अच्छा व्यक्ति है, कौन खराब व्यक्ति है, या कौन व्यक्ति हमको धोखा देगा, कौन धोखा नहीं देगा, या हम ये पहचान जाते हैं कि इस व्यक्ति से प्रेम व्यवहार करना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हमारी, जैसी हमारा सिक्स सेंस, या कोई घटना आने होती है तो कुछ लोगों को एहसास होने लगता है, सिक्स सेंस कहते हैं जिसको, छठी इंद्री। हाथी में वो कहा जाता है कि ज्यादा तेज है। जी सर, एक बात और भी आती है कि हाथी जो है एक झुंड में रहने वाला प्राणी है जी, और ये मात्र सत्तात्मक झुंड होता है, यानी इसकी जो लीडर होती है वो एक मादा ही होती है। तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब हाथी के साथ में अधिकांशतया उसकी मौसियां रहती हैं। अच्छा, है ना जी, ज्यादातर उसकी मौसियां रहती हैं। चाचा वगैरह तो फिर अपना अलग परिवार बनाने के लिए निकल जाते हैं, वो मौसियां रहती हैं, और वहाँ बड़ी बेफिक्र रहती है कि मौसियां पालन करेंगे। देखिए, हाथी का बच्चा 2 दिन में चलना शुरू कर देता है जी, 1.5-2 घंटे में तो खड़ा हो जाता है वो। अच्छा, और फिर 2 दिन में चलना शुरू कर देता है, और फिर माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, बहुत जल्दी खाना पीना शुरू कर देता है। देखिए, भोजन बहुत ज्यादा हाथी को चाहिए प्रतिदिन। हाथी, मान लीजिए 7 हाथियों का समूह है, और मैंने आपको बताया 1.5 कुंटल 150 किलो चाहिए, तो 1 टन खाना तो यही तैयार हो गया कहाँ से। तो वो थोड़ा दूर दूर तक आपस में बिखर छितर जाते हैं। अच्छा, तो उस दौरान दूसरी हथनियां होती हैं जी, उसकी संबंधी होती हैं, वो उसकी रक्षा करती हैं, और रक्षा करने का तरीका बड़ा सुंदर है। आप देखेंगे अपने दोनों पैरों के बीच में वो उसको लेके चलती हैं। जी, बिल्कुल सर, जिन लोगों ने वीडियो देखा हो तो वो देखना बड़ा ही सुंदर लगता है। तो हाथी एक समूह में रहने वाला सामाजिक प्राणी है। ये एक हाथी की विशेषता है। आता है कि मादा क्यों करती है, तो आपने देखा होगा, हमारा तो मात्र सत्तात्मक भारत देश, बिल्कुल, है ना। कर्ण से पूछा कौन, तो बोला कुंती पुत्र है। जी, तो माता हमेशा परिवार के मुखिया के रूप में पहले भी काम करती थी, आज भी काम करती है। दूसरा रहता है कि नर का काम प्रोटेक्शन भी होता है, संरक्षण भी होता है, बाकी खतरों को भांपना, बाकी चीजें देखना, रास्ता देखना, रास्ता बताना, बाकी कामों में मादा उसको लीड करती है। जी सर, ये एक बड़ा सामाजिक प्राणी है, इतना विशालकाय प्राणी जो है, बहुत ही शानदार प्राणी। ये एक सामाजिक प्राणी भी है, और इनकी कुछ न कुछ प्रथाएं भी हैं जो बरसों से ये लोग अपनी याददाश्त तेज होने के कारण हमेशा से फॉलो करते आए हैं। अपने पूर्वजों का उनको ज्ञान होता है, या उनके जो पूर्वजों की हड्डियां हैं उनके पास ये जाते हैं, या पुरानी बातों को याद रखते हैं, पुराने स्थानों को याद रखते हैं, उन स्थानों को याद रखते हैं जहां से वो गुजरे हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। मैंने आपसे कहा कि मेमोरी इसकी, हाथी की मेमोरी अन्य मेमल्स की तुलना में, मनुष्य के बाद और दूसरे मेमल से उनकी तुलना में, इसकी मेमोरी, इसकी घ्राण शक्ति, और घ्राण शक्ति के साथ इसकी ध्वनि को सुनने की शक्ति, ये तीनों शक्तियां तुलनात्मक रूप से और वन्य प्राणियों से अधिक। सबकी अपनी अपनी विशेषता होती है, मगर प्रकृति ने इसको कोई घातक अंग नहीं दिए हैं, जैसे टाइगर को नाखून दिए हैं, दांत दिए हैं, ऐसे इसको घातक अंग नहीं दिए हैं। तो इसको प्रकृति ने दूसरे उपादानों से सजाया है, दूसरे उपादानों से संवारा है। तो सर, यदि प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो ये मतलब इसकी उम्र कितनी होती है, इसका जीवन काल क्या है? देखिए, वाइल्ड में हाथी लगभग ऐसा माना जाता है, अभी तक के जो डेटा उपलब्ध है, 70 वर्ष एक औसत आयु। अब वो 65 भी हो सकती है, 75 भी हो सकती है। एक माना जाता है कि वाइल्ड में 70 वर्ष जीता है। मगर यदि इसी को किसी चिड़ियाघर में रख दिया जाए तो थोड़ा सा 5 से लेकर 10 साल तक का अंतर आ जाता है, क्योंकि उसको उतना स्ट्रगल वहां पर नहीं करना पड़ता जितना उसको जंगल में करना पड़ता है। तो औसत आयु आप मान के चलें कि हाथी की औसत आयु 70 साल होती है। वो पूर्ण वयस्क, जब कहते हैं कि हाथी फुल ग्रोन हो गया एकदम और बढ़िया सुंदर लग रहा है, वो जीवन का अर्धांश यानी 30-35 साल में बहुत ही सुंदर लगता है। यानी जब उसकी युवावस्था होती है वो आधे वर्ष उसके निकल चुके होते हैं जीवन के। जी। और सर, इनका प्रेगनेंसी पीरियड भी मैंने सुना है बहुत बड़ा होता है, ज्यादा होता है, लंबा होता है। बहुत अच्छा है, मैं भी बताना भूल रहा था। मैमल्स में सबसे बड़ा इसका प्रेगनेंसी पीरियड 22 माह। जी। देखिए, इसलिए भी है ना कि वो 1.5 किलो का बच्चा रिटेन कर रही है मादा, तो 1.5 क्विंटल का बच्चा बड़ा जब भी ऐसी याद आती है तो जीवन, मन बड़ा श्रद्धा से और प्रकृति के चमत्कारों के प्रति बड़ा झुक जाता है कि देखिए 22 महीने की प्रेगनेंसी है। अच्छी बात है। प्रकृति का ये
एक सिद्धांत है। तो सर अब कार्यक्रम के जब हम ये अंत में पहुंच रहे हैं सर, जी, हाथी के बारे में जो कुछ आप इस कार्यक्रम में जो छूट गया है, आप जो कुछ बताना चाहते हैं। आपने तो लगभग सभी चीजें हाथी के बारे में पूछ ली। जी। मैं तो आज के जो बच्चे हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं और जो हमारे युवा हो रहे बच्चे हैं जी, इन सब के लिए हाथी के बारे में एक प्रयाग शुक्ल हिंदी के कवि हैं, उनकी हाँ एक जी। कविता सुनाऊंगा। जी बिल्कुल सर। यदि आप उस कविता को आत्मसात करें तो हाथी से प्यार करने लगेंगे। जी। तो वो कविता सुनिए। बिल्कुल सर। वही मेरा मान ले कि हाथी के संरक्षण के लिए मेरी जो श्रद्धा है वो इस रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। जी। धमक धमक आता हाथी, वो धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी यह तो नहीं बताता हाथी, और पीठ पे करा सवारी हमको खूब घुमाता हाथी, सबको खूब हंसाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही प्यारी सी कविता, छोटे बच्चों को भी याद कराई जा सकती है ऐसी कविता, और हाथी के सारे गुणों को दिखाने वाली, बताने वाली ये कविता। तो श्रोताओं, बुद्धिमान, अद्भुत और शांत स्वभाव वाला ये जीव हाथी एक ऐसा जीव जो हमारी संस्कृति, हमारी पारिस्थितिक और भावनात्मक धरोहर का हिस्सा है। हजारों वर्षों से मानव के साथ सह अस्तित्व में रह रहा है हमारा हाथी। कभी मंदिरों के अहम हिस्से के रूप में, कभी राजाओं के रक्षक और शान को बढ़ाने वाले, तो कभी जंगलों के प्रहरी के रूप में इन्होंने हमारी सभ्यता का साथ हमेशा से निभाया है। ये पारिस्थितिकी तंत्र का अहम किरदार हैं। ये इंजीनियर हैं जंगल के। पेड़ पौधों को फैलाना, उनकी संरचना बनाना और जल स्रोतों को सुरक्षित करने का काम भी करते हैं हाथी। लेकिन आज उनके प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने, उनके अवैध शिकार और मानव वन्यजीव संघर्ष ने इनकी संख्या को खतरनाक रूप से घटा दिया है। जंगल सिमट रहे हैं, नदियों और घास के मैदानों पर मानवीय कब्जा बढ़ता जा रहा है और हाथी अपने ही घर में बेघर होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा भूख, भटकाव और संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं श्रोताओं, या तो हम हाथियों की इस स्थिति को नजरअंदाज कर दें और कुछ दशकों बाद अपनी पीढ़ियों को सिर्फ इनकी तस्वीरें ही दिखा पाएं, या फिर अभी से इनके संरक्षण का ठोस कदम उठाएं। आइए आज के दिन संकल्प लें कि हाथी केवल किताबों और स्मारकों में नहीं, बल्कि हमारे जंगलों में आजाद घूमते हुए हमें दिखें, और यही हमारे आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी विरासत होगी। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतना कीमती समय निकाला और हाथी के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाने का सौभाग्य दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस कार्यक्रम को अब हम यहीं समेटते हैं। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का, और मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।